अभी तक हम लोग ने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में दो सेक्शन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला फिजिकल फीचर्स और दूसरा रिसोर्स। दोनों ही सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो लेक्चर से हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर जो थर्ड सेक्शन है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एग्रीकल्चर होती क्या है, एग्रीकल्चर सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं, ये भी इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे जो फार्मिंग की जो टाइप्स हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप की जो फार्मिंग होती है इंडिया में या एब्रॉड, तो उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। चलो दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एग्रीकल्चर होती क्या है। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर आप बोल सकते हो एक साइंस या आर्ट है जिसमें कल्टीवेशन की जाती है और क्रॉप को ग्रो किया जाता है। कहाँ पे? सॉइल पे। यानी सॉइल में क्रॉप को ग्रो करना ही हमारा एग्रीकल्चर है। दोस्तों, एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोलते हैं। तो फार्मिंग एग्रीकल्चर दोनों एक ही है। इसको आप बोल सकते हो द साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेशन या और रेजिंग द क्रॉप ऑन द सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। दोस्तों, एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर को एक एज ए सिस्टम की तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, कोई भी कंप्यूटर या एक सिस्टम होता है, उसमें क्या होते हैं, उसके डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। मान लो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में कुछ इनपुट्स होते हैं, आप इनपुट अप्लाई करोगे और वहाँ पे कुछ प्रोसेस होंगे और फिर हमारा मॉनिटर पे आउटपुट शो करेगा। वैसे ही दोस्तों, एग्रीकल्चर भी एक सिस्टम की तरह है। एग्रीकल्चर में भी कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ प्रोसेस करना होता है और फिर हमें आउटपुट मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर को एज ए सिस्टम हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो इनपुट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट में यहाँ पे दो टाइप की इनपुट होंगे। एक तो ह्यूमन इनपुट जो ह्यूमन के द्वारा इनपुट दिए जाएंगे, दूसरा होंगे हमारा नेचुरल इनपुट। दोस्तों, ह्यूमन इनपुट की बात करें तो एग्रीकल्चर में जैसे हम सीड अप्लाई करते हैं, फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं, लेबर यूज करते हैं, कैपिटल यूज करते हैं, ये सारे हमारा एग्रीकल्चर इनपुट के अंतर्गत आएगा ह्यूमन इनपुट। यानी ह्यूमन के द्वारा ये इनपुट किए जाते हैं। दोस्तों, दूसरा जो टाइप ऑफ इनपुट है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम लोग एग्रीकल्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करेंगे तब। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में कितने कंपोनेंट होते हैं। दोस्तों, दूसरा यदि बात करें नेचुरल इनपुट, तो एग्रीकल्चर में नेचर द्वारा क्या क्या इनपुट दिए जाते हैं। तो पहला तो सनशाइन यानी सूरज की रोशनी, रेनफॉल हमारा होता है, फिर सॉइल होते हैं, टेम्परेचर होता है, स्लोप होता है। स्लोप यहाँ पे यानी कि थिकनेस सॉइल की कितनी होगी, स्लोप पे डिपेंडेंट करता है। तो सारे ये एग्रीकल्चर इनपुट हैं जिसमें दो टाइप की इनपुट आते हैं, ह्यूमन इनपुट और यहाँ पे नेचुरल इनपुट। दोस्तों, इस इनपुट को जब हम सॉइल में अप्लाई करते हैं, उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस में यहाँ पे प्लॉविंग होती है दोस्तों, जुताई भी हो सकती है खेत की, वो हमारे प्रोसेस के अंदर आएगा। और यहाँ पे सोइंग बुआई हो जाएगी, इरिगेशन सिंचाई करना, वीडिंग खरपतवार को निकालना, हार्वेस्टिंग उसको फिर काट के फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि फूड ग्रेन्स को निकालना। तो ये सारे प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। दोस्तों, आउटपुट की बात करें तो एग्रीकल्चर की आउटपुट की यदि बात करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा यानी क्रॉप्स होंगे वो हमारे आउटपुट होंगे। जो हमारे उससे ऊल जनरेट होगा, डायरीज जनरेट होंगे, पोल्ट्री जो प्रोडक्ट जनरेट होंगे, ये सब हमारे आउटपुट होंगे। इसको हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं या मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर एक सिस्टम की तरह है, उसमें कुछ इनपुट वेरिएबल होते हैं, वहाँ पे इनपुट वेरिएबल को प्रोसेस किया जाता है और बाद में हमें आउटपुट मिलते हैं, प्रोडक्टिविटी मिलते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम। दोस्तों, इसके अलावा आज के हम लोग इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर कितने टाइप के होते हैं।
दोस्तों इसके लिए जनरली दो टाइप को हम लोग, यानी दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या दो पर्सपेक्टिव में एग्रीकल्चर की टाइप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या क्या यहाँ पे पैरामीटर लेंगे कि बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी वहाँ पे क्लाइमेट कैसी है, डिमांड कैसी है लेबर की, और लेबर कितना अप्लाई हो रहे हैं, डिमांड कैसी है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी यूज हो रही है, उसके बेसिस पे हम फार्मिंग को यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। और दूसरा, सॉइल में मॉइस्चर कितनी है, उसके हिसाब से हम सॉइल को यहाँ पे फार्मिंग को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को दो वे में हम क्लासीफाई करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे डिमांड या लेबर या जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से आप देखोगे दोस्तों, एग्रीकल्चर को दो टाइप को हम मेजर दो टाइप में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है यहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो पैरामीटर हमने लिया है, जैसे लेबर कितना यूज होगा, कैपिटल कितना यूज होगा, किस पर्पज़ के लिए हम ये फार्मिंग कर रहे हैं, सारे कुछ अप्लाई करोगे तो दो टाइप के आपको यहाँ पे फार्मिंग की यहाँ पे टाइप्स मिलेंगे। सब्सिडेंस फार्मिंग, इसके अंदर भी आपको दो टाइप की मेजर फार्मिंग मिलेंगे, इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग, फिर हमारा प्रिमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग। अब प्रिमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग में भी दो टाइप मिलेंगे, एक होगा हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा होगा नोमाडिक हर्डिंग। दोस्तों कॉमर्शियल में आप देखोगे, कॉमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत भी तीन टाइप के आएंगे, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो गया, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे टाइप की यहाँ पे फार्मिंग भी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो मॉइस्चर, यानी सॉइल में मॉइस्चर के बेसिस पे यदि फार्मिंग की एग्रीकल्चर की हम डिवाइड करें तो दो टाइप के यहाँ पे मिलेंगे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। पहला है इरिगेटेड फार्मिंग, जिसमें इरिगेशन का यूज करते हैं। दूसरा है रेन फेड फार्मिंग, जो हमारा टोटली रेन पे डिपेंडेंट होता है। इरिगेटेड फार्मिंग में भी दो टाइप की फार्मिंग होती है यहाँ पे, प्रोटेक्टेड इरिगेशन फार्मिंग, जिसमें हम सिर्फ क्रॉप को फेलियर होने से बचने के लिए यहाँ पे इरिगेशन करते हैं। दूसरा यहाँ पे प्रोडक्टिव इरिगेशन फार्मिंग, जिसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इरिगेशन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव इरिगेशन फार्मिंग। दोस्तों रेन फेड फार्मिंग में, यानी टोटली रेन पे डिपेंडेंट होता है, उसमें भी दो क्राइटेरिया है यहाँ पे, ड्राई लैंड फार्मिंग और वेट लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं। वेटलैंड फार्मिंग में जहाँ प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे हम लोग फार्मिंग जो वे यूज करते हैं उसको बोलते हैं वेटलैंड फार्मिंग। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में दो पर्सपेक्टिव हम लोग देखें, और इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं अलग अलग कि जो टाइप्स हैं। जैसे मान लो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती क्या है। दोस्तों यूपीएससी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंडिया में क्यों पाए जाते हैं या ये होते क्या हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आप देख लेना कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होते हैं यहाँ पे, कि जो फार्मर जो एग्रीकल्चर करते हैं वो एग्रीकल्चर मार्केट में बेचने के लिए नहीं करते हैं, सेल करने के लिए नहीं करते हैं, अपना जीवन यापन के लिए करते हैं। यानी कि जो अपना यूज करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए जो वहाँ पे ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी एग्रीकल्चर की जाती है उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब देखो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का मतलब है यहाँ पे कि जो हाइब्रिड सीड यूज नहीं करते हैं जनरली, और यहाँ पे आप बोल सकते हो फर्टिलाइज़र यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड भी उतनी यूज नहीं होती है, मशीन यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे लो लेवल टेक्नोलॉजी का यूज होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। और यहाँ पे जो लेबर यूज होता है वो घर के मेंबर ही यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। लो यूज ऑफ हाउस होल्ड लेबर, यानी कि बाहर से लेबर को हायर नहीं किया जाता है, अपने घर में जो फैमिली मेंबर हैं वही मिलके यहाँ पे खेती करते हैं। इसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दोस्तों सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी आप देखोगे तो यहाँ पे अलग तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देखो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होती है कि यहाँ पे जो फार्म का एरिया होता है बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है, प्लॉट एरिया होता है, और सिंपल टूल यूज करते हैं, जैसे हल का यूज करते हैं या खुरपी का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो लेबर बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लेबर की अवेलेबिलिटी होती है। क्योंकि मान लो फैमिली मेम्बर में 5-6 फैमिली मेम्बर हैं और आपके पास यदि 1
हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो क्या होंगे, लेबर हमारे यहाँ पे सफिशिएंट होता है, तो मोर लेबर यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। और यहाँ पे जनरली क्लाइमेट क्या करता है, जहाँ पे सब्सिडेंस फार्मिंग की जाती है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया होती है। और हाईली पॉपुलेटेड एरिया इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल होता है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, और वहाँ पे क्लाइमेट अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं एक ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप वहाँ पे ग्रो करते हैं। मान लो यदि इंडिया में इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग की जाती है तो इंडिया में आप देख सकते हो जहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रो एरिया होती है वहाँ पे लो लेवल आप बोल सकते हो प्लॉटिंग, या जो एग्रीकल्चर की जो एरिया होती है, फॉर्म साइज होती है वो कम होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, फॉर्म साइज कम होती है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनरी का यूज नहीं होता है। और वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक से ज़्यादा क्रॉप वहाँ पर ग्रो करते हैं। जैसे खरीफ के सीज़न में, खरीफ का सीज़न मतलब यहाँ पे कि बरसात के सीज़न में मान लो धान की खेती करते हैं, फिर रबी के सीज़न में या ठंडी के सीज़न में वहाँ पे गेहूँ की खेती करते हैं, और गर्मी के सीज़न में आप वेजिटेबल भी ग्रो करते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते थिकली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पे इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग की जाती है। जनरली इसका एरिया आप देखोगे तो मानसून वाले एरिया में की जाती है। मानसून वाले एरिया का मतलब है यहाँ पे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग की जाती है। दोस्तों इसके अलावा चलोगे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहाँ पे प्रिमिटिव कल्टीवेशन में आएंगे, प्रिमिटिव इंटेंसिव फार्मिंग में आएंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो हमारा जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ही थिक होता है, डेंस होता है, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन की जाती है। जनरली इक्वेटोरियल रीजन में थिक फॉरेस्ट पाया जाता है वहाँ पे की जाती है, जैसे अमेजन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया मलेशिया वगैरह में, और नॉर्थ ईस्ट एशिया। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, ट्राइबल की पॉपुलेशन होगी, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वेजिटेशन का ग्रोथ बहुत ही फास्ट होता है। आप यदि फॉरेस्ट को आप यदि डिफॉरेस्ट कर दोगे, यदि कटाई कर दोगे तो 1-2 साल में फिर से फॉरेस्ट वहाँ पे उग जाता है, इतनी ज़्यादा वेजिटेशन की ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे क्या होती है कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, जला दिया जाता है, यहाँ पे जला के वहाँ पे खेती की जाती है। और खेती तब तक करते हैं जब तक वहाँ के जो लैंड है इनफर्टाइल ना हो जाए, फर्टिलिटी उसकी लॉस ना हो जाए। जैसे ही फर्टिलिटी लॉस होती है उसको फिर से ओपन छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए, 1-2 सालों के लिए, और फिर वहाँ से दूसरे जगह पे मूव करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे खेती कर रहे हैं, जिसको फॉरेस्ट को जला दिया, यहाँ पे खेती की है, यहाँ की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, इसको छोड़ दिया ओपनली 2-3 सालों के लिए, 4 साल 10 साल के लिए, दूसरी जगह पे फिर से यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर किया, खेती किया। इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इंडिया में जनरली नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे इसकी खेती की जाती है। दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। जैसे आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहाँ पे झूमिंग कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, झूमिंग खेती बोलते हैं। मेक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका बोलते हैं, मलेशिया में लदांग बोलते हैं। तो इसको डिफरेंट नेम से भी जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ये भी हमारा इंटेंसिव कल्टीवेशन है। दोस्तों इसके अलावा आप जाओगे तो प्रिमिटिव कल्टीवेशन में यहाँ पे नोमाडिक हर्डिंग में आएंगे। नोमाडिक हर्डिंग का मतलब यहाँ पे कि पशुपालन, घुमंतु पशुपालन आप बोल सकते हो। तो नोमाडिक हर्डिंग में कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे सेमी एरिड एरिया हो और एरिड एरिया हो। दोस्तों ऐसे एरिया इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो सहारा के डिजर्ट और जो वेस्ट एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सदर्न अमेरिका में देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडिया की बात करो तो इंडिया में भी नोमाडिक हर्डिंग देखने को मिलते हैं। आपको राजस्थान वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेंगे आपको नोमाडिक हर्डिंग। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो उनके एनिमल्स होते हैं, जैसे सीप हो गए, कैमल हो गए, गोट हो गए, उनको घूम घूम कर वहाँ पे पशुपालन कराते हैं, खेती कर घूम घूम के उसको पशु को टहलाते हैं। एक जो स्पेसिफिक पाथ होता है उसी के वे में वो जाते हैं। जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि गर्मी के दिनों में क्या करते हैं कि जो हिल है वहाँ पे धीमे धीमे जाके पशुपालन करते हैं, खेती पशु को वहाँ पे चराते हैं, और ठंडी के दिनों में वही हिल से निकल के वैली में आ जाते हैं। तो एक स्पेसिफिक पाथ में वहाँ पे पशुओं को टहलाया जाता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, और फिर वहाँ से
जो आउटपुट जनरेट होते हैं वो हमारा मिल्क होता है, मीट होता है, ऊल होता है, हाइड्स होता है, ये कुछ आउटपुट जनरेट होते हैं नोमैडिक हर्डिंग से। ये भी हमारा एक तरफ से कल्टीवेशन है, इंटेंसिव कल्टीवेशन है जो जीवन यापन के लिए किया जाता है। तीसरा दोस्तों यहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन में हम लोग देखें कि जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन और यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग में कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर, 3 टाइप की कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। दोस्तों कॉमर्शियल फार्मिंग में आप बोल सकते हो मशीन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेबर कम यूज होते हैं, प्रोडक्टिव यूज होते हैं और फार्म की जो लैंड साइज होती है वो बहुत ही बड़ी होती है। ये वेरी करता है कंट्रीज को कंट्री। इंडिया में कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है लेकिन लैंड साइज आप देखोगे तो यहाँ पे कम होते हैं एज कम्पेयर टू यूएसए, क्योंकि यूएसए में बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं। 100 हेक्टेयर का भी एक लोगों का 100 से 200 400 हेक्टेयर का एक लैंड होता है एक फार्मर का। लेकिन इंडिया में यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है जनरली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में, लेकिन वहाँ पे लैंड साइज उतनी बड़ी नहीं होती है एज कम्पेयर टू यूएसए। फिर भी यहाँ पे इंडिया में कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है। तो यहाँ पे मशीनीकरण का ज़्यादा यूज होता है और लार्ज कैपिटल और एरिया यूज होते हैं। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेन जो पर्पज होता है कॉमर्शियल फार्मिंग का वो मार्केट में जो क्रॉप्स हैं, आउटपुट है, उसको बेचने के लिए यूज होता है, ना कि खाने के लिए। खाने के लिए बहुत कम यूज होता है, बेचने के लिए ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पे मार्केट के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। दोस्तों कॉमर्शियल फार्मिंग में भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी कि जो भी यहाँ पे फूड ग्रेन्स की जो फार्मिंग करते हैं कॉमर्शियल लेवल पे, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये मार्केट में बेचने के लिए, उसको बोलते हैं कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। दोस्तों यहाँ पे जनरली आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो जहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं, जैसे यूएसए में, सदर्न अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, वहाँ पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। लेकिन इंडिया में आपको पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है जिसमें राइस, वीट, इसके अलावा आप देखोगे शुगर केन, कॉटन की यहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। दोस्तों इसके अलावा दूसरा जो टाइप होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि यहाँ पे कि फूड ग्रेन्स तो उगाए ही जाते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स तो होंगे ही, और साथ साथ यहाँ पे आपको एनिमल्स रियरिंग भी होता है, यानी पशुपालन भी करते हैं। तो पशुपालन और फूड ग्रेन्स दोनों ही उगाते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो एक खेत में आप देखोगे कि वहाँ पे फॉडर भी उगाए जा रहे हैं और आदमी के खाने के लिए फूड ग्रेन्स भी उगाए जा रहे हैं, पशुपालन भी किए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंडिया में भी दोस्तों यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जनरली यूरोप में आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों अदर जो कॉमर्शियल फार्मिंग है वो हमारा प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब है यहाँ पे कि प्लांटेशन क्रॉप में आते हैं दोस्तों रबर आ गया, टी हो गए, बनानास हो गए, कॉटन हो गए, ठीक है। इस टाइप की जो प्लांट है, जो क्रॉप्स हैं वो हमारा प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। इसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं। और ये जनरली दोस्तों प्लांटेशन क्रॉप आपको ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पे उगाए जाते हैं। जैसे मान लो रबर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये हमारा ट्रॉपिकल जो एरियाज़ हैं, जो फॉरेस्ट के एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेसिपिटेशन भी हाई होता है, हिली एरिया होती है, हिली टेरेन होती है, वहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप किए जाते हैं। दोस्तों इंडिया में आप देख सकते हो कि तमिलनाडु या वेस्टर्न घाट की जो भी वेस्टर्न घाट में आपको प्लांटेशन क्रॉप किए जाते हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग की जो हिल है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप की जाती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बात करोगे तो आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप की जाती है। टी की, कॉफ़ी की, रबर की यहाँ पे खेती की जाती है। ये भी हमारा मार्केट में सेल करने के लिए होता है, अपना कंजप्शन फैमिली की जीवन यापन के लिए नहीं होता है, सब्सिडेंस नहीं होता है, कॉमर्शियल लेवल की होती है प्लांटेशन क्रॉप। तो हो गया दोस्तों एक पर्सपेक्टिव में हम लोग डिस्कस किए कि जो हमारा थी कॉमर्शियल और यहाँ पे सब्सिडेंस फार्मिंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब दोस्तों दूसरी पर्सपेक्टिव से हम देखें फार्मिंग क्यों कि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी के आधार पे, यानी कि जो सॉइल में मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी के आधार पे, तो 2 टाइप हम लोग देखे थे। एक देखे थे इरीगेटेड फार्मिंग और दूसरा देखे थे हम लोग रेन फेड फार्मिंग। तो इरीगेटेड फार्मिंग में भी 2 टाइप की फार्मिंग थी। एक थी प्रोटेक्टिव इरीगेटेड फार्मिंग। प्रोटेक्टिव इरीगेटेड फार्मिंग का क्या मतलब है कि मान लो यहाँ पे इरीगेशन तो की जा रही है
लेकिन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इरिगेशन की जा रही है। जब क्रॉप हमारा फेल्योर होगा तब हम इरिगेट करेंगे। जनरली दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंडिया की बात करोगे, इंडिया में मानसून क्या होती है, इरेटिक होती है। कभी मानसून होती है अच्छी, कभी नहीं होती है, कभी हमारा गैप हो जाता है, 15-20 दिन का गैप हो जाता है। देखो 15-20 दिन का जो गैप होता है उसमें क्रॉप फेल्योर होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर फिर खत्म हो जाएगा। तो उस मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए जो 15-20 दिन का जो गैप होता है मानसून के सीजन में, उसमें जो इरिगेशन करके हम उस क्रॉप फेलियर को जो सेव करते हैं, बचाते हैं, वो हमारे आ जाएंगे प्रोटेक्टिव इरिगेशन फार्मिंग में। क्योंकि हम क्रॉप को फेलियर होने से हम बचा रहे हैं, लिमिटेड इरिगेशन कर रहे हैं, 1-2 इरिगेशन सेव कर रहे हैं पूरे अपना एग्रीकल्चर सीजन में, वो हमारे प्रोटेक्टिव इरिगेशन फार्मिंग में आ जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हो वाटर की यूसेज कम होती है प्रोटेक्टिव इरिगेशन फार्मिंग में। लेकिन दोस्तों दूसरी टाइप की जो इरिगेशन फार्मिंग है उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव इरिगेशन फार्मिंग। प्रोडक्टिव इरिगेशन फार्मिंग का मतलब यहाँ पे कि इरिगेशन हम कर रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी टोटली यहाँ पे इरिगेशन पे डिपेंडेंट है, चाहे बारिश हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी से, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छे से उपलब्ध है। आप इसको बोल सकते हो पंजाब हरियाणा के रीजन में प्रोडक्टिव इरिगेशन फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की भी सुविधा है और कैनाल की सुविधा है, तो आप बोल सकते हो प्रोडक्टिव इरिगेशन फार्मिंग होती है। इसमें वाटर का यूसेज ज़्यादा होता है और एक सीजनल क्रॉप में 5-6 यहाँ पे कम से कम यहाँ पे इरिगेशन की जाती है प्रोडक्टिव इरिगेशन फार्मिंग में। दोस्तों दूसरी टाइप की यहाँ पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फार्मिंग था, वो हमारा रेन फेड फार्मिंग था। दोस्तों रेन फेड में भी 2 टाइप की थी, एक ड्राई लैंड फार्मिंग और दूसरी थी वेटलैंड फार्मिंग। दोस्तों ड्राई लैंड फार्मिंग ऐसे फार्मिंग बोलते हैं जहाँ पे आप एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है 75% से कम देखने को मिलते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे क्रॉप को ग्रो करते हैं जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मूंग हो गया, ग्राम हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी ज़रूरत नहीं पड़ती, मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि 1-2 बार भी बारिश हो गई तो यहाँ पे क्या होता है, उतना सफिशिएंट होता है इस टाइप की जो क्रॉप होती हैं उसके लिए। तो वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है, टोटली यहाँ पे रेन पे डिपेंडेंट होता है, कोई भी एग्रीकल्चर की सुविधा नहीं होती है, लेकिन मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे टेक्निक का यूज करते हैं। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख लो बस इतना ही कि 75% से कम वाली एरिया है यहाँ पे, जैसे राजस्थान वाले एरिया, महाराष्ट्र वाले एरिया, कर्नाटका के कुछ एरिया, यूपी एमपी झारखंड के कुछ एरिया, यहाँ पे ये रागी, बाजरा, मूंग और ग्राम की खेती की जाती है, यहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है। दोस्तों दूसरी टाइप की जो रेन फेड फार्मिंग है वो हमारा वेटलैंड फार्मिंग। ऐसी एरिया जहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है जितनी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है। जैसे रेनी सीजन की बात करें तो ऐसी एरिया जहाँ पे प्रेसिपिटेशन काफ़ी सफिशिएंट होती है, जितनी वहाँ पे मॉइस्चर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे वेटलैंड फार्मिंग की जाती है। मान लो लो लाइंग एरिया, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल के एरिया या केरला के एरिया, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि जो वाटर होते हैं जनरली वाटर लॉगिंग जैसे एरिया होती है, तो वहाँ पे यदि मान लो मूंग या चने या ऐसे कुछ एरिया, चने वैसे, मूंग तो वैसे रबी की फसल होती है, लेकिन खरीफ की फसल में जैसे मान लो आप वहाँ पे मूंगफली उगा रहे हो, तो क्या होंगे, वाटर लॉगे होंगे, तो मूंगफली वहाँ पे नहीं आएगा, तो वहाँ पे वेटलैंड फार्मिंग की जाएगी, यानी वहाँ पे राइस उगाने पड़ेंगे, जूट उगाने पड़ेंगे, शुगर केन उगाने पड़ेंगे। तो वेटलैंड फार्मिंग में वाटर इंटेंसिव वाले जो क्रॉप वहाँ पे उगाए जाते हैं वैसी प्रैक्टिस की जाती है वेटलैंड फार्मिंग में। तो हो गया दोस्तों हमारा रेन फेड फार्मिंग में ही 2 टाइप की फार्मिंग थी, वेटलैंड फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो आज हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो फार्मिंग की कितनी टाइप होती हैं यहाँ पे आपको समझ में आए होंगे और आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस किए कि जो एग्रीकल्चर सिस्टम होते क्या हैं, एग्रीकल्चर होती क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।